हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार आरपीएससी के द्वारा आयोजित होने वाला वरिष्ठ अध्यापक भर्ती प्रतियोगी परीक्षा के लिए सेकेंड पेपर से जो मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहा है, उनके लिए क्लासेस लेकर के आ रहा हूँ। आप सभी विद्यार्थी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। साथ ही साथ हम लोग सेकेंड ग्रेड मैथमेटिक्स के अंतर्गत फलन टॉपिक यानी कि फंक्शन जो है उसके बारे में पढ़ रहे थे। फंक्शन टॉपिक के अंतर्गत हम लोग जो है अभी विभिन्न प्रकार के जो फलन होते हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास में अपन ने लास्ट फलन पढ़ा था, चर घातांकीय फलन। चर घातांकीय फलन का मतलब क्या होता है, तो y बराबर a की पावर x, जिसके अंदर अगर a की वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में है तब तो इसका प्रांत होता है रियल नंबर, परिसर भी होती है आर पॉजिटिव। सर्वत्र ये सतत होता है, हास्यमान होता है और एकीकी होता है। एक्स अक्ष इसके लिए अनंत स्पर्शी होता है, डायग्राम ये बनता है। लेकिन जब ए जो है वो ग्रेटर देन 1 हो जाता है तो ये सर्वत्र सतत तो रहता है, लेकिन ये निरंतर फिर क्या हो जाता है, वर्धमान हो जाता है। एकीकी तो रहेगा ही, एक्स अक्ष इसके लिए अनंत स्पर्शी ही रहेगा और डायग्राम जो है ये इस प्रकार से बनता है। इसमें भी वही है, x टेंडिंग टू इंफिनिटी है तो y टेंडिंग टू इंफिनिटी आएगा। लेकिन जब 0 से लेकर 1 के बीच a होगा तो x टेंडिंग टू इंफिनिटी पर y टेंडिंग टू 0 हो जाता है। इतना सा इसमें फर्क है, ठीक है। ये चीजें हम लोगों ने पिछली क्लास में देख ली थी। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला हमारा जो फंक्शन आता है वो आता है लघु गणकीय फलन। लघु गणकीय फलन का मतलब है लॉगरिथमिक फंक्शन। अब लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉग नाम आते ही सीधा सा है कि लॉग के बारे में बात करनी है, यानी यहाँ पर लॉग फलन आने वाला है। तो आप सभी लोग हेडिंग डालेंगे लघु गणकीय फलन और ये हमारा तीसरा फलन है। हेडिंग क्या हो जाएगी, लघु गणकीय गणकीय फलन, ठीक है। और लघु गणकीय फलन का मतलब हो गया, सीधा सीधा सा आप समझ गए होंगे क्या, तो लॉगरिथमिक फंक्शन। अब लॉगरिथमिक फंक्शन है तो लॉग दिखाई देगा, बिल्कुल सही बात है। तो जिस प्रकार से y बराबर a की पावर x था, है ना, जो अपना चर घातांकीय फलन था वो क्या था, y बराबर a की पावर x। अब सपोज करिए दोनों ओर अगर मैं लॉग ले लेता हूं, है ना, और वो भी कैसा, तो बेस ए के साथ यानी आधार ए वाला लॉग ले लेता हूं, तो ये बन जाएगा लॉग ए वाई बराबर, इधर आ जाएगा लॉग ए और ए एक्स। आपको पता होगा लॉग की प्रॉपर्टी है कि जो पावर में होता है वो आगे आ जाता है, तो ये आगे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा x। तो x बराबर हो जाएगा ये क्या, log y a। तो ये जो हमारे पास में x बराबर आया log बेस a पावर y, ये हमारा क्या हो जाएगा, लॉगरिथमिक फंक्शन हो जाएगा। यहां पर आप x और y को आपस में बदल भी सकते हैं, यानी अगर आपकी इच्छा करे तो आप इसको जो है y बराबर log x a भी लिख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये इंटरचेंजेबल होता है क्योंकि यहाँ पर y बराबर a की पावर x था। सपोज करो हो सकता था x बराबर a की पावर y होता, फिर log लेते तो वो आ जाता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं यहाँ ऑब्लिक में और करके लिख देता हूं कि हम ये भी लिख सकते हैं y बराबर log a x, ठीक है। चलिए अब हमें जो है इसका प्रांत और इसकी परिसर की बात करते हैं। प्रांत यानी कि डोमेन, और इसकी जो डोमेन होती है वो होती है आर पॉजिटिव। डोमेन क्या होती है, आर पॉजिटिव होती है। अगर परिसर यानी कि रेंज की बात करें तो वो होती है रियल नंबर। परिसर क्या होता है, रियल नंबर यानी कि, ठीक है। चलिए, तो प्रांत और परिसर जैसा कि आपको मैंने बताया है ये हमेशा आपको याद रखना है। इसी के साथ में यह कैसा फलन है, तो यह एकैकी फंक्शन है। एकैकी का मतलब हो गया ये वन वन फंक्शन है। कैसा है, वन वन फंक्शन है। साथ ही साथ यह सर्वत्र सतत है। सर्वत्र कैसा है, सतत है। सर्वत्र सतत का मतलब ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन है। और अभी जब अपन इसका ग्राफ बनाएंगे
तो हमें इसमें दिखाई देगा कि y जो है, y एक्सिस जो होता है वो यहाँ पर अनंत स्पर्शी यानी कि एसिम्पटोट्स के रूप में कार्य करेगा। तो आप लिख सकते हैं कि y अक्ष अनंत स्पर्शी, y अक्ष अनंत स्पर्शी स्पर्शी होता है। ठीक है, वाई अक्ष जो है वो कैसा होता है, अनंत स्पर्शी होता है, यानी अनंत पर जाते हुए जो है स्पर्श करेगा, ऐसा हमें लगता है। ठीक, अब यहां पर यह कब वर्धमान होगा, कब हास्यमान होगा, ये ठीक उसी प्रकार है जैसे पीछे था। पीछे भी क्या था, जब 0 से लेकर 1 के लिए था ए, तब ये हास्यमान था, और ए जब ग्रेटर देन 1 हो रहा था तो वर्धमान हो रहा था। यहां पर भी ठीक उसी प्रकार है। ये जब आपका ए ग्रेटर देन 1 है, क्या, ए ग्रेटर देन 1 है, तो तब ये कैसा होगा, तो ये हो जाएगा वर्धमान। ठीक है, कैसा हो जाएगा, वर्धमान। और जब ए 0 से लेकर 1 के बीच में है तो ये हास्यमान कहलाएगा। कैसा कहलाएगा दोस्तों, हास्यमान। ठीक है, तो डिक्रीजिंग, जब 0 और 1 के बीच में ए है, जब ए ग्रेटर देन 1 है तो वर्धमान यानी कि इंक्रीजिंग होता है। ये चीजें हमारे दिमाग में याद रखनी है। क्लियर, चलिए, तो ये चीजें आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए लघु गणकीय फलन के लिए, लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए, फिर अपन आगे बात करते हैं। ठीक है, इसके जो ग्राफ है वो अपन आगे बनाने वाले हैं, बाकी लॉग की जो प्रॉपर्टीज वगैरह है वो अपन आगे देखेंगे। ठीक, चलो, अब दो ग्राफ बनेंगे, एक ए ग्रेटर देन 1 के लिए और एक ए 0 और 1 के बीच के लिए। तो इधर जो है आप वर्धमान वाला बना दीजिए, ये y एक्सिस आ जाएगा और ये आपका एक्स एक्सिस आ जाएगा। ठीक, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब इसमें क्या होगा, तो ऑब्वियस सी बात है, बस ये इस प्रकार से फलन आता रहेगा, और ये थोड़ा सा देखो, हो सकता है कि बोर्ड है इसलिए डायग्राम आपको लगेगा, बाकी ये जो है ऐसे अनंत स्पर्शी पर जाते हुए मिलेंगे ये दोनों। ठीक है, अनंत पर जाते हुए मिलेंगे, कभी नहीं, अपने को डायग्राम में नहीं मिलाना है ना, ये अनंत पर जाते हुए मिलते हैं, ऐसा प्रतीत होगा। ए ग्रेटर देन 1 है तब की ये बात कर रहे हैं, ये इनका इंटरसेक्शन हो जाएगा ओ, और यहां पर ये क्या है, तो y बराबर log a x का फंक्शन है। ठीक है, या आप वही x बराबर log a y भी लिख सकते हैं, कोई तकलीफ वाली बात नहीं। इसी प्रकार से ये y एक्सिस आ जाएगा। ठीक है, और ये x एक्सिस आ जाएगा, ये लो भाई। अब इसमें भी क्या करेंगे, वही ग्राफ बनेगा, बस इसमें क्या हो जाएगा, इसमें उल्टा ग्राफ बनता है, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, यहां पर क्या होगा, तो यहां पर देखो नीचे भाई ऊपर से आकर के नीचे की तरफ मिलेगा, लेकिन यहां क्या होगा, ऊपर से मिलता हुआ नीचे आकर के दूर हो जाएगा, उल्टा हो जाता है। यहां पर 0 से लेकर के 1 के बीच में होगा। ठीक, और वही फलन वही है, y बराबर log a x। क्लियर, ये चीज आपको याद रखनी है, ये इसका ओ यहाँ पे भी लिख सकते हैं, इंटरसेक्शन। तो ये है लॉगरिथमिक फंक्शन, लघु गणकीय फलन के लिए ग्राफ, जो आपके दिमाग में रहना चाहिए, और ये आपके काम आएंगे सीधे सीधे से कई बार क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं और त्रिकोणमितीय फलन की अपन बात करेंगे, यानी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक, सेक, इनके बारे में बात करेंगे। ये 6 फलन है, 6 के 6 फलन के 6 अलग अलग ग्राफ है, इनके प्रांत है, इनके जो परिसर हैं वो अलग अलग डिसाइडेड है। ठीक है, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि यहां पर केवल आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन कौन से हैं ये बता दूं, फिर आगे जब अपन ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे वहां पर इनके हर एक के ग्राफ, हर एक के डोमेन, हर एक के रेंज को अपन बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ताकि ये जो फलन वाला टॉपिक है यहां पर केवल आपका इंट्रोडक्शन हो जाए कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मतलब क्या होता है। क्लियर, चलिए, तो नेक्स्ट चौथे नंबर पर आप हेडिंग डालेंगे त्रिकोणमितीय, त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है,
त्रिकोणमितीय फलन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करेंगे। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन कौन से हैं, तो आपको याद रखना है, एक तो है साइन एक्स, दूसरा आ जाएगा कॉस एक्स, फिर आ जाएगा आपके सेक एक्स, फिर इन सभी के उल्टे, पहला आ जाएगा कॉसेक एक्स, कॉस का उल्टा आ जाएगा आपका सेक, तो आ ही चुका है, ठीक है, और कॉट एक्स, और कॉट का उल्टा टेन एक्स। तो ये 6 फंक्शन है जिनके बारे में अपने को आगे बात करनी पड़ेगी। इन सभी के ग्राफ बनते हैं, इन सभी की प्रांत है, इन सभी की रेंज है, वो सब अपन जो है आगे जैसे जैसे अपन ट्रिग्नोमेट्रिक टॉपिक को पढ़ेंगे तब इनको साथ में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये सभी आपके फलन एक साथ यहाँ पर जो है कंप्लीट होते हैं। इसके बाद में इन सभी के इनवर्स फंक्शंस भी होते हैं, ठीक है, यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसमें साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, टेन इनवर्स, उन सभी के भी ग्राफ, रेंज आपस में जब अपन ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ेंगे तब साथ में पढ़ेंगे। तो यहाँ केवल हेडिंग डाल दीजिए, 5वें नंबर पर अपने कौन से फलन आने वाले हैं, तो आप लिख सकते हैं प्रतिलोम, यानी कि इनवर्स प्रतिलोम त्रिकोणमितीय त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मतलब हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, फिर इन सभी के उल्टे कॉसेक इनवर्स एक्स, फिर सेक इनवर्स एक्स, और कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है। ये सभी इनवर्स के फंक्शन है जिन्हें अपन हिंदी में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहेंगे। इन सभी की प्रांत, इनके रेंज मतलब प्रांत, और इनकी जो रेंज यानी परिसर, और इनके ग्राफ जो है वो अपन इन्हीं फंक्शन के जब टॉपिक्स को पढ़ेंगे तब साथ में कवर कर लेंगे। क्लियर, ताकि अपना एक बार जो है ये टॉपिक कंप्लीट हो। इसके बाद में आता है अपने पास में अति परवलयिक यानी कि हाइपरबोलिक फंक्शंस। अब हाइपरबोलिक फंक्शंस जो है उन पर आधारित क्वेश्चंस आपके बहुत कम देखने को मिलता है, ठीक है, लेकिन फिर भी अपन कर लेते हैं। तो आप हेडिंग डालिएगा अति परवलयिक, अति परवलयिक फलन। अति परवलयिक फलन यानी कि हाइपरबोलिक फंक्शन की बात कर रहे हैं। हाइपरबोलिक फंक्शन का मतलब बेसिकली ये होता है कि अति परवलयिक जो है उसका मतलब ये है कि आप x बराबर e की पावर माइनस एक्स प्लस e की पावर x डिवाइड बाय 2 लिख सकते हो। x बराबर क्या लिख सकते हो, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स डिवाइड बाय 2, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, जैसे कि आपको अगर जो है हाइपरबोलिक फंक्शन लिखना है, जैसे साइन हाइपरबोलिक एक्स, तो ये एच लग जाता है और कुछ भी नहीं, ठीक है। बाकी यही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, साइन हाइपरबोलिक एक्स, ऐसे ही कॉस हाइपरबोलिक एक्स, फिर आपका टेन हाइपरबोलिक एक्स, ऐसे ही इन सभी के उल्टे कॉसेक हाइपरबोलिक एक्स, फिर कॉस का हो जाएगा सेक हाइपरबोलिक एक्स, और टेन का हो जाएगा कॉट हाइपरबोलिक एक्स, ठीक है। तो ये जो है हाइपरबोलिक फंक्शंस है, अति परवलयिक फलन है। आपको तो अति परवलयिक फलन में यही याद रखना है कि x बराबर हम e की पावर माइनस एक्स प्लस e की पावर x डिवाइड बाय 2 लिख सकते हैं। ये हमारे ज्यादा काम का है, ठीक है। बाकी इनके बारे में अपन जो है आगे डिटेल में और बात करेंगे, लेकिन इनको जो अति परवलयिक फलन है, हाइपरबोलिक फलन है, इनको ज्यादा कोई जो है आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कई बार क्या है कि नाम सुनते ही डर लगता है, तो डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। समझ में आ गई बात। चलिए, अब मैं एक बार चेक कर लेता हूं आपका जो भी पोर्शन, एक सेकेंड, ठीक है, मैं एक बार, ठीक है जी। तो ये कुछ फंक्शंस थे जिनकी बात अपन ने करी। अब अपने ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इस टॉपिक में पढ़ने हैं, मतलब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है, हाइपरबोलिक है, ये तो आगे भी आ जाएंगे, आगे डिटेल में अपन इनको पढ़ने वाले हैं। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट जो यहां पर डिस्कस करना है वो है हमारा, एक तो सबसे पहले वो आपको हेडिंग डालनी है आगे, नेक्स्ट अपना कौन सा था लास्ट, 6 नंबर पे है ना। तो 7 नंबर पर आप हेडिंग डालेंगे
मापांक फलन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मॉडुलस फंक्शन। और मॉडुलस फंक्शन कैसे ओपन होता है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा काम का है। तो आप 7वें नंबर पर हेडिंग डालेंगे मापांक। और मापांक याद रहे या नहीं रहे, आप इसको इंग्लिश में याद रखिएगा, मॉडुलस फंक्शन। ठीक है। अब मॉडुलस फंक्शन क्या होता है आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो मॉडुलस फंक्शन का मतलब क्या है। तो बेसिकली जो हमारे पास किसी भी फलन के दोनों ओर जो इस प्रकार से हम दो डंडे खींच देते हैं ना, इसी को कहते हैं मॉडुलस फंक्शन। ठीक है। अब अगर किसी भी फंक्शन के लिए दोनों तरफ ऐसे दो स्ट्रेट डंडे खींचे हैं तो आप समझ जाना कि वो मॉडुलस फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि ये लिख दिया, तो ये क्या है, मॉड ऑफ एक्स है, यानी कि एक्स का अपन यहां पर मापांक ज्ञात करने वाले हैं। ठीक है। तो इसे पढ़ते क्या है, मॉड ऑफ एक्स। तो कई बार क्या है, हमें थोड़ा सा पढ़ने का भी ध्यान रहना चाहिए। तो मॉड ऑफ एक्स, ठीक है, मॉड ऑफ एक्स लिखा हुआ है। और ये दो तरह से खुलता है, यानी इसकी दो वैल्यूज हो सकती है। सर दो वैल्यूज क्या क्या हो सकती है। तो इसकी दो वैल्यूज ये हो सकती है कि ये हो सकता है एक्स को रिप्रेजेंट करे या हो सकता है माइनस एक्स को रिप्रेजेंट करे। है सर, ऐसा कैसे हो सकता है, एक ही नंबर प्लस में भी माइनस में भी। हाँ हो सकता है, मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू प्लस एक्स भी आ सकती है, माइनस एक्स भी आ सकती है। अच्छा, माइनस एक्स तो नहीं आती सर, हमने तो सुना है मॉड लगते ही प्लस हो जाता है। हाँ वो प्लस होता है, लेकिन कैसे होता है वो अभी समझ आएगा। जब आपका x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है तब तो आपका x जो होता है वही खुद आ जाता है। ठीक है। और अगर आपका x लेस देन 0 है तो फिर ये मॉड जो है वो माइनस के साथ खुलेगा, और x ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। और इस प्रकार से जो मॉडुलस है, जो मॉड है, वो किसी भी फलन को पॉजिटिव बनाने का कार्य करता है, धनात्मक बनाने का कार्य करता है। मुझे उम्मीद है कि अब आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे कि मॉड कैसे पॉजिटिव कर देता है। आपको मैं भी एग्जांपल से भी समझाता हूं, देखिए एग्जांपल। जैसे अगर हमने लिखा ये मॉड ऑफ -2, ठीक है। अब मॉड ऑफ -2 लिखा है तो -2 का मतलब हो गया एक्स लेस देन 0 है। एक्स लेस देन 0 है तो आप इसे लिखेंगे, देखो भाई माइनस एक्स यानी माइनस साइन तो है ही, और एक्स की वैल्यू क्या है, -2। तो ये लिख दिया, लो माइनस एक्स लिखा है और तो कुछ नहीं किया। अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो बताओ, माइनस मॉड टू, जो -2 था उसका मॉडुलस क्या निकल कर आया, +2। इसीलिए कहा जाता है कि जो मॉड है उसका काम होता है किसी भी फलन को पॉजिटिव करना। ठीक है। चलिए अब ये याद रखना, अगर इसके प्रांत यानी कि डोमेन और इसके रेंज यानी कि परिसर की बात की जाए तो वो क्या होता है। तो इसका जो प्रांत है, जो डोमेन है, वो होती है रियल नंबर। कोई भी रियल नंबर अपन ले सकते हैं भाई, एक्स तो पॉजिटिव भी ले सकते हो आप, नेगेटिव भी ले सकते हो, इसलिए रियल नंबर। लेकिन इसका जो परिसर है, जो इसकी रेंज है, वो हमेशा क्या होगी भाई, सीधी सी बात है, ये हमेशा क्या करता है, पॉजिटिव कर देता है नंबर को। तो यानी 0 से लेकर इनफाइनाइट तक, और 0 इंक्लूड रहेगा। ठीक है, क्योंकि 0 अगर एक्स की वैल्यू हुई तो ये वैल्यू 0 ही देगा, इसलिए। तो परिसर 0 से लेकर इनफाइनाइट, लेकिन प्रांत की बात की जाए, डोमेन की बात की जाए तो वो रियल नंबर होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे। यह एक जो है, एक सम फलन है। कैसा फलन है, सम फलन है। क्यों भाई, अरे क्योंकि देखो, अगर x की जगह आपने -x पुट किया तब भी ये x देगा, और x पुट किया तब भी ये x ही देता है। इसलिए ये कैसा फलन है, एक सम फलन है, इवन फंक्शन है। यह हमेशा सर्वत्र सतत फलन है, सर्वत्र सतत फलन। अब ये चीजें आपसे पूछी जाती है सीधे सीधे कि मॉड एक्स जो है वो कैसा फलन है, तो सतत फलन है यानी डिसकंटिन्यूअस है। अगर ये डिसकंटिन्यूअस है तो कौन से पॉइंटों पर होता है, ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। ये आप नोट डाउन करिए। फिर इसके जो है दो ग्राफ भी बनते हैं। ठीक है, मतलब इसका एक अपन ग्राफ बना करके देखेंगे कि भाई इसका जो ग्राफ बनता है वो किस प्रकार से बनता है, क्योंकि मॉड का जो ग्राफ है वो अपने काम का है। तो देखिएगा,
मॉड का ग्राफ किस प्रकार से बनता है। ये देखिए, ये आ गया अपने पास y एक्सिस, ये आ गया x एक्सिस, ये लो, ये लो, ठीक है। बस, अरे सर ये क्या करा, 3 लाइनें खींच दी। हाँ, ये है अपना क्या, y एक्सिस, ये क्या है, x एक्सिस, ठीक है। वो क्या है, y एक्सिस, ये क्या है, x एक्सिस, और ये क्या है, ओरिजिन, और ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो y रिप्रेजेंट कर रहा है मॉड ऑफ x को। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि अगर x पॉजिटिव है तब तो इस लाइन पे वैल्यूज निकलेगी, और अगर नेगेटिव है तब भी y तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि मॉड का काम पॉजिटिव है, इसलिए इस प्रकार का ग्राफ बनता है। अब इसमें अगर आपने पुट कर दिया, सपोज करो x में से कुछ माइनस करके, यानी x माइनस a है तो ये ग्राफ इधर शिफ्ट होगा, अगर प्लस है तो फिर ये इधर शिफ्ट होगा, ठीक है। इस प्रकार से ग्राफ जो है दाएं बाएं शिफ्ट हो सकता है। वो तब करेंगे जब अपन क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो अब आपको समझ आएगा। अभी केवल आपको ग्राफ आपके दिमाग में रहना चाहिए कि कैसा बनता है। मॉड का ग्राफ ऐसा बनता है, y बराबर जब मॉड ऑफ x है तो उसका ग्राफ ये बनेगा, और मॉड ऑफ x का ओपनिंग कैसे होगा, तो ग्रेटर देन 0 है तो x आ जाएगा, लेस देन 0 है तो माइनस x आएगा। प्रांत क्या है, रियल नंबर। परिसर यानी रेंज क्या है, 0 से इनफाइनाइट। एक सम फलन होता है, ये हमेशा कंटिन्यूअस फंक्शन है, और इसे पढ़ेंगे क्या, मॉड ऑफ x से पढ़ेंगे, और ये इसका ग्राफ बनेगा। क्लियर, चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको जल्दी से। ये था अपना मापांक फलन, यानी कि मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। चलो, आज मुझे उम्मीद है कि मैं इस चैप्टर को पूरा करके ही आगे बढ़ूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट फलन आता है सिग्नम फंक्शन, सिंगम नहीं, सिग्नम। हाँ, तो लिखेंगे 8वां फलन, और वो कौन सा है, सिग्नम। ये सब काम के हैं, सिग्नम फलन, और 3 मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये तो बहुत ज्यादा काम के हैं, ठीक है। अब सिग्नम फलन का पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इसकी प्रांत क्या है, तो रियल नंबर। इसकी प्रांत क्या होती है, रियल नंबर। लेकिन जो इसका परिसर होता है, इसकी जो रेंज होती है, वो रेंज फिक्स है। इसकी वैल्यू क्या आएगी, या तो -1 आएगी, 0 आएगी, या 1 आएगी, बस। इसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं आ सकती है, ठीक है। क्यों नहीं आ सकती है, वो भी अभी समझ में आ जाएगा। एफ ऑफ एक्स बराबर होता है, एफ ऑफ एक्स बराबर क्या होता है, तो देखेंगे एक बार, ये ले। अब एफ ऑफ एक्स जो है ये अपना फलन है। अब इसके पास में दो वैल्यूज हो सकती है, या तो ये 0 होगा, या फिर इसके पास में क्या होगा, मॉड ऑफ एक्स डिवाइड बाय एक्स। या तो ये 0 होगा या मॉड ऑफ एक्स बाय एक्स होगा, ठीक है। कब, जब आपका एक्स बिलोंग करता है रियल नंबर को, ठीक है, जब 0 को छोड़ दिया जाए तब। और अगर एक्स 0 ही हो जाए तो फिर इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, तो 0 ही हो जाती है। क्लियर, समझ में आ गई बात। अब इसकी वैल्यू जो है वो क्या क्या आ सकती है, तो देखो भाई, सीधी सी बात है, मॉड ऑफ एक्स है वो दो तरह से खुलेगा, या तो प्लस एक्स या माइनस एक्स। तो अब यहां पर x अगर ग्रेटर देन 0 है, यानी पॉजिटिव नंबर है, तब तो ये खुलेगा x बाय एक्स, और x बाय एक्स का मतलब हो गया 1। इसलिए ये देखो, इसकी परिसर में हमेशा 1 आएगा। और या फिर ये 0 आएगा जब x बराबर 0 हो जाएगा, और या फिर ये आएगा -x/x, और वो क्या देगा, माइनस की 1 वैल्यू दे देगा, ठीक है। और -1 कब आएगा, जब x लेस देन 0 है, बस। तो ये इस प्रकार से 1, 0 और -1 इसके परिसर में आते हैं। क्लियर, तो कोई भी फलन है आपके पास में, अगर आप उसका सिग्नम फंक्शन निकालते हैं, तो सिग्नम फंक्शन निकालते समय आपको तो ये देखना है कि x ग्रेटर देन 0 है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, x 0 है तो वो 0 हो जाएगा, x लेस देन 0 आ रहा है तो वो -1 वैल्यू देगा। समझ में आ गई बात, क्लियर है, क्लियर है। तो आपको अगर सिग्नम ऑफ एक्स कहा जाए, सिग्नम ऑफ एक्स प्लस 2 कहा जाए, और वहां पर फिर एक्स की वैल्यूज बताई जाए, तो आप ऐसे चेक करके पता लगा लेना। अगर एक्स हमेशा उसमें ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो 1 आंसर, 0 आ रहा है तो 0, और लेस देन 0 आ रहा है तो -1 आंसर होगा। सर इसका ग्राफ कैसा बनता है, ये लो भाई इसका ग्राफ, ये y एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। और
ये हो जाएगा एक्स एक्सिस। अब जीरो के लिए तो ये खुद एक्स एक्सिस ही रिप्रेजेंट हो जाएगा, और अगर ये जो है ग्रेटर देन जीरो है तो y बराबर क्या आएगा 1, और अगर ये लेस देन जीरो है तो y बराबर क्या आएगा -1। ये लो, ये लो, और ये जीरो। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इसका ग्राफ बनता है। ये किसका ग्राफ है सर? ये सिग्नम का ग्राफ है। इसको क्या कहते हैं? सिग्नम। और सिग्नम को जो है कई बार इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है, SIG f(x). तो इसका मतलब हो गया सिग्नम ऑफ फंक्शन। ठीक है, या कई बार सिग्नम पूरा लिखा हुआ भी आपको देखने को मिल सकता है, या आपको जो है सिग्नम का आपको सेंस दिख जाएगा, वहां पर SIM भी लिखा हुआ मिल सकता है। अलग अलग किताबों में अलग अलग प्रकार से मिल जाता है, कई बार ये पूरा भी लिखा हुआ मिल जाता है। तो आपको तो केवल क्या ध्यान रखना है कि ये जो fx है वो अगर ग्रेटर देन जीरो है तो 1 आंसर, इक्वल टू जीरो है तो जीरो आंसर, लेस देन जीरो है तो -1। एक्स की कितनी बड़ी वैल्यू है उससे कोई मतलब नहीं, केवल ये देखना है जीरो से बड़ा है, जीरो है, या जीरो से छोटा है, आपका आंसर वहीं पर तुरंत निकल जाएगा। ये था सिग्नम फंक्शन, ये बहुत काम की चीजें हैं। तो आपको मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, और अभी लास्ट एक फंक्शन करवाने जा रहा हूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसे हिंदी में कहेंगे महत्तम पूर्णांक फलन। ठीक है, बहुत काम का फलन है, और वो जो है आपके किसी भी क्वेश्चन में ऐड किया जा सकता है। ये जो अपन फलन टॉपिक पढ़ रहे हैं ना पहले, इसका कारण यही है कि ये ऐसा टॉपिक है जो आगे किसी भी चैप्टर में घुसा दिया जाएगा। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हो सकता है हाइपरबोला के क्वेश्चन में लास्ट में लगा दिया जाए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसका आंसर बताओ। तो बड़े आंसर को छोटे आंसर में कन्वर्ट करने के लिए कई बार ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा दिया जाएगा, या फिर जो है आपका ये सिग्नम फंक्शन लगा दिया जाएगा। अब इसके अंदर 10,000 वैल्यू मान लो लिखा हुआ हो, एफ की वैल्यू 10,000 निकल कर आ रही है। अब उस जो है एग्जामिनर को ऑप्शन में 10,000 नहीं देना, ऑप्शन में देना है 1 -1 0 और नथिंग। तो क्या करेगा? सिग्नम लगा देगा, SIG। बस जो आंसर आया उसके SIG लगा दो, आंसर इसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए इन फलन को अच्छे से ध्यान में रखें। ठीक है, चलिए, और अब महत्तम पूर्णांक फलन पढ़ने जा रहे हैं। चलिए, ये महत्तम पूर्णांक फलन पर आधारित क्वेश्चन अपने आया हुआ भी है। ठीक है, उसको अपन आगे करेंगे भी। लिखिए हेडिंग, 90वां फलन, महत्तम पूर्णांक फलन। ठीक है, और इसे कहेंगे क्या? ग्रेटेस्ट इंटीजर फलन, GIF। ठीक है, चलिए, तो महत्तम पूर्णांक फलन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f(x) बराबर स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट किया जाता है। इस प्रकार से जो बड़े ब्रैकेट होते हैं उसमें जब रिप्रेजेंट किया जा रहा हो किसी भी फलन को, तो आप समझ जाइए कि वहां पर हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करनी है। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बड़े से बड़ा पूर्णांक, यानी मैक्सिमम पूर्णांक क्या पॉसिबल है वो आपको लेना है। ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं करना है कि एक्स से बड़ा ले लो भाई, बड़ा तो नहीं लेना। एक्स के लगभग सबसे बड़ा, एक्स के सबसे पास में जो सबसे बड़ा पॉसिबल होता है ना, वो पूर्णांक हमें लेना होता है। अब देखिए कैसे, जैसे देखिए, अगर कहीं पर लिखा हुआ है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब हो गया कि आपका जो एक्स है वो 0 से लेकर के 1 के बीच है। किसके बीच है? 0 से लेकर के 1 के बीच है। सर ऐसे कैसे? तो देखिए भाई, मान लो x बराबर है 0.95। क्या है? 0.95। अब 0.95 अगर ऐसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में लिखा हुआ है, तो यहां पर ग्रेटेस्ट, सबसे बड़े से बड़ा पॉसिबल इंटीजर कौन सा हो सकता है? ठीक है, इंटीजर वैल्यू लेनी है। अब इंटीजर क्या होते हैं? तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, या फिर -1 -2 -3 -4। अब 0.95 के पास में इंटीजर कौन सा है? तो आपके दिमाग में आएगा 1। लेकिन मैंने क्या बोला है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फलन का मतलब ये जरूर है कि बड़े से बड़ा पूर्णांक लेना है, लेकिन जो वैल्यू है उससे बड़ा नहीं। तो 0.95 से तो बड़ा होता है 1, इससे तो छोटा इंटीजर लेना है।
लेकिन इससे छोटा लेकिन इसके जस्ट पास में, तो वो केवल कौन सा पॉसिबल है, जीरो। अब जीरो से लेकर 1 के बीच में आप कोई भी वैल्यू यहां पर पुट करो, उसके लिए हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आएगी, जीरो ही आएगी। ठीक है, क्योंकि और कोई पॉसिबल ही नहीं है। आप जैसे देखो, पुट कर दिया 0.495, लो ये लो। अब 495 पुट किया है जीरो में, ठीक है। अब जीरो पॉइंट है, अभी इससे बड़ा इंटीजर तो होता है 1, वो तो ले नहीं सकते। इससे छोटा जस्ट कौन सा है, जीरो, तो जीरो ही तो लेंगे, इसलिए जीरो ही आंसर आएगा। तो इस प्रकार से आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का यूज करना है। जैसे अब ऐसे देखें तो देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 1 कब होगी, जब आप 1 से लेकर के 2 के बीच में रहते हैं। ठीक है, अगर आप इसको 2 बनाना चाहते हैं तो ये 2 कब आएगा, तो ये 2 तभी आ सकता है जब 2 से, या तो 2 खुद हो जाए x, या फिर 2 से बड़ा हो x, और 3 से छोटा हो। क्योंकि 3 से छोटा कोई भी आंसर होगा वो हमेशा 2 पॉइंट समथिंग लिखा जाएगा, है ना। और 2 पॉइंट समथिंग लिखा तो 2 इंटीजर आ चुका है, तो बस वही आंसर होगा, इसलिए। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही अगर हम चाहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 3 आ जाए, तो इसका मतलब हो जाएगा 3 या फिर 3 के बड़ा x और 4 से छोटा। इस प्रकार से आप जो है आगे अपने किसी भी इंटीजर की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी भी फलन के ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर, समझ में आ गई बात। ये आप नोट डाउन कर लीजिए, और इसके ग्राफ को ज्यादा अपने दिमाग में रखने की जरूरत है नहीं, ठीक है, क्योंकि इसका ज्यादा कोई ग्राफ काम नहीं आने वाला। अगर इसके प्रांत और परिसर की बात की जाए तो वैसे आपको समझ में आ ही गया होगा। प्रांत का मतलब है कौन कौन सी वैल्यू ले सकते हैं, तो वैल्यू आप कोई भी ले सकते हो, है ना। प्रांत आप कोई भी रियल नंबर में से, लेकिन ये वैल्यू क्या क्या दे सकता है, परिसर का मतलब क्या होता है, ये क्या क्या वैल्यू दे सकता है, तो ये तो हमेशा क्या देगा, इंटीजर देगा, है ना। इंटीजर देगा यानी जेड, ठीक, या फिर जिसे अपन आई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये तो हमेशा इसके क्या है, इंटीजर वैल्यू देगा कुछ ना कुछ। बस ये आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, इसी के साथ में अपना लास्ट फलन और अपना ये टॉपिक कंप्लीट, ये लीजिए। ये सभी नोट्स आपके पास में जो है एक स्कैनर के रूप में हम हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करेंगे। आप स्कैनर को जैसे स्कैन करेंगे ये नोट्स आपके सामने होंगे, आप लिख सकते हैं। पीडीएफ नोट्स यहाँ से प्रोवाइड करवाना पॉसिबल नहीं है। 10वां अपना है दशमलव। दशमलव, दशमलव का मतलब क्या हो गया भाई, अरे दशमलव का मतलब होता है आपका फ्रैक्शन, ठीक है। अब यहां पर हमें बात करनी है फ्रैक्शनल फंक्शन की, तो दशमलव इसको पढ़ा जाएगा दशमलवांश, ठीक है, दशमलवांश, ठीक है, दशमलवांश फलन। आप तो इंग्लिश में याद रखना फ्रैक्शनल फंक्शन, और नाम याद रखने से बढ़िया है कि काम क्या है वो बताओ, ठीक है। फ्रैक्शनल फंक्शन की बात करेंगे। अब फ्रैक्शनल फंक्शन क्या होता है, फ्रैक्शनल फंक्शन का मतलब है बेसिकली जब अपन मंजिला ब्रैकेट में एक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट में है तो फिर वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा, अगर मंजिला ब्रैकेट में है तो फिर वो आपका फ्रैक्शनल पार्ट होगा। और इसे रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि आप एक्स में से जो एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो निकालिए और उसको माइनस कर दीजिए, ठीक है। तब आपके पास में इंटीजर भाग निकल कर, उसका जो है फ्रैक्शनल पार्ट निकल कर आ जाएगा। कैसे सर, एक आध एग्जांपल बता दीजिए। देखो भाई, सपोज करो x बराबर अपने पास आ गया 1.25, ठीक है। अब 1.25 में हमें, ये तो एक छोटी सी संख्या हमें पहले ही सामने दिख रहा है कि इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, 0.25, जो पॉइंट के बाद आ रहा है वो फ्रैक्शनल पार्ट होता है। लेकिन हम चाहते हैं कि इस मैथमेटिकल तरीके से अलग करें, तो देखिए इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो निकालेंगे तो वो क्या होगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.25 क्या आएगा बताओ। 1.25 के सबसे पास में जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है, इसके पास में इंटीजर कौन सा है, एक, क्योंकि इससे बड़ा तो दो इंटीजर है लेकिन इससे छोटा कौन सा है, एक, तो एक ही लेंगे, दो नहीं ले सकते, बड़ा वाला नहीं लेना, छोटा वाला एक। यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू निकल कर आ गई एक्स, और एक्स की वैल्यू आ गई 1.25। हमें निकालना है फ्रैक्शनल पार्ट, तो देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1.25 माइनस 1,
और 1.25 माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा 0.25। बस यही तो हमारा आंसर है। ऐसा ही क्वेश्चन हमें जो है देखने को मिलेगा। हालांकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन जो है इस फलनों पर आधारित नहीं आते हैं। ये क्या होता है कि किसी एक बड़े से क्वेश्चन के अंदर जब छोटा आंसर लाना होता है या जब चेक करना होता है केवल कि फलन टॉपिक विद्यार्थी ने पढ़ा है या नहीं, तो इसको ऐड कर दिया जाता है। डायरेक्ट इन फलनों पर आधारित क्वेश्चन जो है रेयर केस में आता है, और वो फिर आ भी जाएगा तो हर विद्यार्थी लगभग सॉल्व कर सकता है इतने इजी क्वेश्चन को। तो ठीक है, तो ये जो है इसमें फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब है, ये आपको समझ में आ गया होगा, और फ्रैक्शनल फंक्शन क्या होता है वो क्लियर हो गया होगा। अगर मैं बात करूं इस फंक्शन के लिए प्रांत की, यानी क्या क्या वैल्यूज ले सकते हो, तो इसकी प्रांत यानी कि डोमेन जो है वो तो हो जाएगी रियल नंबर। ठीक है, डोमेन तो क्या हो जाएगी रियल नंबर। लेकिन अगर मैं बात करूं परिसर की यानी रेंज की, तो इसकी रेंज तो आपको पता ही है कि फ्रैक्शन हमेशा क्या होगा है भाई, जो दशमलव संख्याएं होगी वो हमेशा क्या होगी 0 से लेकर 1 के बीच वाली, है ना। उससे ऊपर जाते तो फिर क्या होगा 1 पॉइंट समथिंग, तो वो तो क्या हो गया भाई 1 पॉइंट समथिंग में तो फिर इंटीजर भाग आ जाएगा ना, तो इंटीजर तो अपन घटा देते हैं। इसलिए हमेशा ये जो है फ्रैक्शनल पार्ट वो 0 से लेकर 1 के बीच में होगा। हाँ, 0 इंक्लूड हो सकता है इंटीजर भाग के लिए, लेकिन 1 कभी इंक्लूड नहीं होगा। क्या यहाँ पर कभी भी 1 आ सकता है क्या? अरे भाई 1 कैसे आएगा, 1 आ गया तो वो तो इंटीजर है, हमें तो फ्रैक्शनल पार्ट चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर ये जो है दशमलव लांश वाला भी भाग पूरा होता है। बाकी सब आपको पूरा बता दिया है। अब इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस हैं जिनकी बात अपन अगली क्लास के अंदर करने वाले हैं। आज फलन टॉपिक फंक्शन टॉपिक की जो थ्योरेटिकल पोर्शन था वो मैंने आपको पूरा करवाने की कोशिश की है। अब इस टॉपिक पर आधारित जो जो क्वेश्चंस जिस जिस प्रकार के आए हुए होंगे वो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा, और आप लोगों को जो है उस टॉपिक पर आधारित क्वेश्चंस करवाने से आपको ये पता चल जाएगा कि जो हमने पढ़ा है वही कॉन्सेप्ट्स हमारे काम आ रहे हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी, और यदि आपको ये क्लासेस पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि इन क्लासेस का ड्यूरेशन बढ़े, लंबी क्लासे हो 2-2 घंटे की, और आपका पाठ्यक्रम जल्दी से पूरा हो, तो फिर आपको जो है उसके लिए हमें मोटिवेट करना होगा। और मोटिवेशन करने का तरीका एक ही होता है, आप जो भी व्यक्ति जो कार्य करता है उसे आगे बढ़ाएं, अप्रिशिएट करें, है ना। तो चलिए, लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।